Hello students, it's your economics class. Today we will discuss the rest part of the chapter 6, economic reforms. In this lecture, earlier what we have learned that new economic policy was issued in 1991, in which LPG policy was formulated. LPG policy, it means liberalization, privatization and globalization policy लाई गई थी किसके प्लेस पर? LQP policy. What is LQP policy? In place of LQP policy, LQP it means license, quotas and permits. It means license के प्लेस पर liberalization, quotas के प्लेस पर privatization and permits के प्लेस पर globalization. तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी LPG पॉलिसी इन 1991 बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन में कि जिसकी अथॉरिटी स्टेट या गवर्नमेंट के पास होती है, उस अथॉरिटी को प्राइवेट सेक्टर पर शिफ्ट कर दिया जाता है. इट मीन्स कि जो भी पावर, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर्टिकुलर एरिया की गवर्नमेंट के पास है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको दे दी जाती है? प्राइवेट सेक्टर को. और उसकी जो ऑनरशिप है, पर्टिकुलर चीज़ की जो ऑनरशिप है वो किसको दे दी जाती है? प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती है. तो दिस इज़ प्राइवेटाइजेशन. व्हेन जो ऑनरशिप जो होती है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप किसको दे दी जाती है? प्राइवेट सेक्टर्स को. जैसे कुछ इंडस्ट्री है, उसके पास उस पर किसकी ऑनरशिप थी? गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी. तो वो उस इंडस्ट्रीज़ की ऑनरशिप अब हमने किसको दे दी? प्राइवेट सेक्टर को दे दी. तो दैट इज़ नॉन एज प्राइवेटाइजेशन. तो हमने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया क्योंकि हम जान रहे थे गवर्नमेंट, क्योंकि अधिकतर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, तो वो उनको क्या करना पड़ता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमारी इकोनॉमी को, कि उनको लॉसेस में भी काम करना है. उनकी इतनी अच्छी वो भी नहीं थी, एफिशिएंसी भी नहीं थी वर्क करने की, जैसे कि प्राइवेट वर्कर्स की होती है, क्योंकि उनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर था. अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मेन मोटिव होता तो उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती. सो दिस इज नॉन एज प्राइवेटाइजेशन व्हेन ओनरशिप ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइज इज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर. इसको दो तरीके से कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन. या तो हम गवर्नमेंट की जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं वो किसको बेचते, आउटराइट सेल किसको कर दे? प्राइवेट एंटरप्रीनियर्स को. या फिर गवर्नमेंट से ऑनरशिप ले करके हम क्या करें? मैनेजमेंट कर दे कि मिक्स्ड एंटरप्राइजेज प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ये मैनेज और ऑन की जाएंगी. सो देयर आर टू वेज. कैसे? कि गवर्नमेंट से या तो प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप, अपनी जो भी एंटरप्राइजेज है वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दे. या फिर गवर्नमेंट के पास जो भी गवर्नमेंट की ऑनरशिप है ये मैनेज किया जाए कि मिक्स्ड एंटरप्राइजेज इसमें काम करेगी. इट मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रीनियर्स दोनों मिलकर के ऑन करेंगे, मैनेज करेंगे. तो दो तरीके हैं. अगर हम बात करते हैं व्हेन गवर्नमेंट सेल इट्स एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट एंटरप्रीनियर्स, दिस इज नॉन एज डिसइन्वेस्टमेंट. व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा सकते हैं. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जब गवर्नमेंट अपने शेयर कैपिटल जो पब्लिक सेक्टर के हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देती है. क्या करती है? व्हेन गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स. अपने शेयर कैपिटल किसको बेच रही है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को. तो वो क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट. ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज़ एज सेम एज इन द केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन में भी यही कर रही है, गवर्नमेंट अपनी एंटरप्राइजेस किसको सेल कर रही है? प्राइवेट एंटरप्रीनियर्स को. सो दिस इज द सेम एज इन द केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. इट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन. गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन. It is taken as a remedial measure to improve production and managerial efficiency as well as to facilitate modernization. ये डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? ये अपने गवर्नमेंट अपने शेयर्स, पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को क्यों बेचती है? जिससे कि प्रोडक्शन इम्प्रूव हो, प्रोडक्शन में मतलब बढ़ोतरी हो, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, साथ ही कुछ मॉडर्नाइजेशन भी आए. सो इसी पर्पज़ से प्राइवेटाइजेशन भी किया जाता है और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों सेम ही है. ऑफ कोर्स डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मीन्स टू मैनेज फिजिकल डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट. और इससे डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज फिजिकल? फिजिकल वर्ड्स इज रिलेटेड टू द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सो फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट मैनेज करती है सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू. अब प्राइवेटाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ी?
प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अपने जो शेयर्स हैं या अपने जो एंटरप्राइजेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स को या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल करे। अब इसके कुछ कारण हैं जिससे कि हमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लान असाइनिंग अ की रोल टू PSUs। इट मीन्स कि जो हमने सेकेंड 5-year प्लान में इनिशिएट किया था प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें जो मेन रोल दिया गया था वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिया गया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी था आपका 1956, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। उन्होंने क्लियरली दिखाया है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की क्या ज़रूरत और क्या इम्पोर्टेंस रही थी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। क्योंकि हमने इसके 3 कारण पढ़े थे कि एक तो कैपिटल की कमी थी, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, और ग्रोथ विद सोशल अगर जस्टिस करनी थी तो हमें किसको सौंपना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्राइमरी रोल किसको देना था, आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, गवर्नमेंट को रोल देना था कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में अहम भूमिका निभाएं। It is beyond the doubt that it was through the spread of PSUs that India could diversify its industrial base between period 1950 to 51। अब जैसे जैसे लेकिन PSUs बढ़ी हैं इंडियन इकोनॉमी में, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर बढ़ा है इंडियन इकोनॉमी में तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि पहले लोग एग्रीकल्चर करते थे, अब वो इंडस्ट्री में भी काम करना शुरू किया उन्होंने, एज ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड उनको इंडस्ट्री में भी काम मिला है, क्योंकि परसेंटेज जो था GDP का कंट्रीब्यूशन का किसका, इंडस्ट्री का बढ़ गया था। सो PSUs gave नवरत्नास 9 jewels of Indian industry beside the host of mini रत्नास। सो ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो सोशल डेड वेट में जाने लगी थी। इट मीन सोशल लायबिलिटी बनने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो अभी भी लॉस में काम कर रही थी। लीकेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन इतना बढ़ चुका था, इनएफिशिएंसी इतनी थी, इट मीन्स कि कम समय में वो ज़्यादा समय लेती थी वो बहुत ही कम काम करने में। करप्शन बहुत बढ़ चुका था, जिससे कि प्राइवेटाइजेशन ही एक क्या लगा, उसका उपाय लगा कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो करप्शन, लीकेज और ये इनएफिशिएंसी, ये जो जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम फिर फेस नहीं करेंगे। इसलिए 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या करे, अपनी इक्विटी शेयर करे किसको, सेल करे किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे कि पब्लिक प्राइवेटाइजेशन होगा। जिससे क्या होगा, मतलब प्राइवेटाइजेशन इट वॉज टू रिप्लेस पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज। इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन किया गया जिससे कि कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पब्लिक की ओनरशिप में थी वो अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास आ जाए, जिससे कि वो, क्योंकि आपका क्या है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कम समय में ज़्यादा वर्क करते हैं। However, in view of their efficient performance, Navratnas were to be retained as public sector enterprises. Indeed, the government decided to upgrade their functional freedom with a view to enhancing their competitive strength. साथ ही उनकी competitive strength को भी increase किया गया, enhance किया गया। It means क्या किया गया, ये हम next point में पढ़ेंगे कि उसका interlinked दूसरे देशों के साथ या दूसरे में से हमारे यहाँ पर import export को भी enhance किया गया था। This we will read in globalization. Obvious gains and imperative loss in privatization. Gains क्या हुए हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट। अगर हम बात करें, सुप्रीमेसी आई है सेल्फ इंटरेस्ट की, प्राइवेटाइजेशन क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है, ना कि सोशल इंटरेस्ट के लिए। तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर ने पूरा 100% वर्क किया है, जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है वर्कर्स की और हाई प्रोडक्टिविटी। रिजल्ट हमें क्या मिला है, हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो उन्होंने अपना 100% दिया है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है, उनका प्रॉफिट अर्न भी ज़्यादा हुआ है। साथ ही प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स वर्क इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी उनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया कि जिससे कि उनको कंपटीशन फेस करना पड़े, जैसे डोमेस्टिक भी और एज वेल एज इंटरनेशनल भी, जिससे कि वो अपग्रेड हो, उनमें मॉडर्नाइजेशन की भावना भी आई कि हाँ नहीं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अब ये नई चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये अब नई चीज़ मार्केट में आ रही है। प्राइवेटाइजेशन ने डाइवर्सिफिकेशन भी प्रमोट किया, जैसे कि और इंडस्ट्री साथ में, जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होने लगी है यहाँ पर।
साथ ही इसमें कंज्यूमर सॉवरेनिटी की भी बात हुई है, उसमें प्रमोट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेटर लाइफ और वाइडर चॉइस हमें अब मिलने लगी है। इम्पेरेटिव लॉ से सोशलिस्ट पैटर्न जो था सोसाइटी का, उस पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सोशल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इससे क्या है, सोशलिस्टिक जो पैटर्न था, जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करती थी, उस पर भी थोड़ा फर्क पड़ा है। प्राइवेटाइजेशन ने एनकरेज किया है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। लेकिन अगर हम बात करें गुड्स दैट आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव मीन्स टू बाय दैम, व्हेन प्राइस राइज वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर डिप्रिवेशन। इट मीन्स उन्होंने क्या किया है कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस को अप्लाई किया है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उससे जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो वीकर सेक्शन है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सिलसिला ट्रेजेडी एक ऐसा ही एविडेंस है इस पॉइंट पे। इसमें क्या हुआ है, सिलसिला एक आंध्र प्रदेश में स्मॉल टाउन है, जो कि पावर लूम इंडस्ट्री है, जहाँ पर द इंडस्ट्री इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। कई सारे लोगों के लिए एक साधन है, जीविका का साधन है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई टू दिस इंडस्ट्री लेड टू सब्सटेंशियल हाइक इन पावर टैरिफ, implying an unsustainable burden on industry. Cut in wages has been serious consequence. इसमें क्या है, जैसे इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया और जब देखा कि बर्डन पड़ रहा है इंडस्ट्री पे, तो उन्होंने क्या किया, वेजेस कट कर दिए। जब वेजेस कट करके, दीज आर लिंक टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ विच हैड सफर्ड अ ह्यूज डिक्लाइन। और जो ये पावर के जितने भी वेजेस थे, इसका किस पर फर्क पड़ा, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ पे फर्क पड़ा, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो जब वेजेस कट हुए बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ सब्सिस्टेंस, व्हाट द वर्कर टू डू। अब वर्कर्स क्या करेंगे जब उनके वेजेस कटते जाएंगे, तो उन्होंने सुसाइड वगैरह करना शुरू किया। दिस इज़ व्हाट द वर्कर्स डिड इन सिलसिला। करीबन 50 वर्कर्स उन्होंने सुसाइड कर लिया था। यही सिलसिला ट्रेजेडी है। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन it means integrating the economy of a country with economies of other countries. It means अपने देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, मिलाना, वो क्या है आपका, कनेक्ट करना, वो है आपका ग्लोबलाइजेशन। और ये कैसे होगा, ये जब हम फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड और कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर होगा। इट मीन्स कि हम अपने देश से दूसरे देशों में या दूसरे देशों से अपने देश में व्यापार फ्री करेंगे। ठीक है। Globalization, it may be defined as a process of associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world. वही है अपने देश को दूसरे देशों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने देश के साथ कनेक्ट करना, दैट इज़ अ ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो मेन जो ये रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का, हमारा मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म का मेन मोटिव ये भी था कि हम अपने देश को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करें, जिससे कि क्या होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, बिना किसी रुकावट के अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर आएंगी, जिससे कि इंडिया और रेस्ट ऑफ द पार्ट सभी एक्सपर्ट होंगे। ये भी माना जाता है कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी एक डेवलप्ड कंट्री से जो वर्ल्ड के जो और एरियाज हैं उनमें भी क्या होगा, आएगा। जैसे हमारे इंडिया में अगर मान लो हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं, ये पॉलिसी अपनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर कैपिटल और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री से हमारे इंडिया में आएंगी। नेक्स्ट है टर्म आउटसोर्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है। आउटसोर्सिंग क्या है, इट इज़ एक आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का, एक रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जब कोई भी कंट्री मतलब बिजनेस सर्विस हायर करती हैं दूसरे वर्ल्ड से, जैसे कॉल सेंटर्स, ट्रांसक्रिप्शंस, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एट्सेट्रा। इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है आउटसोर्सिंग का, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, जैसे कि कॉल सेंटर भी जिनको बोलते हैं, बहुत बड़ा अपना एक डेस्टिनेशन पॉइंट बनता जा रहा है। क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहले यहाँ पर चीप लेबर है, काम करने के लिए जो लेबर है वो आसानी से मिल जाते हैं, कम रेट पर मिल जाते हैं, लो वेज रेट पर, स्किल्ड वर्कर्स भी। और साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्री जो है, आईटी इंडस्ट्री, वो एक ग्रोथ पे है। आईटी हब है ना बेंगलोर में, तो वो आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ग्रोथ पे है, रेवोल्यूशनरी मोड पे है। सो यहाँ पर क्या है, ये आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट। हम दिल्ली में भी अगर देखें बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग। मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग, दिल्ली में कई लोग जाते हैं बाहर से
कोचिंग लेने जाते हैं, तो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ आउट, ये भी क्या है, एक तरीके से आउटसोर्सिंग है. इट मीन्स इट इज़ प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज टू मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री और मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. पॉलिसीज़ प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जिससे कि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुआ है. फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. पहले इक्विटी लिमिट करीबन 40% थी कि अगर आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर से अगर आप यहाँ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी जो ऑनरशिप होगी सिर्फ 40% होगी. अब 51 to 100% आपकी ऑनरशिप हो सकती है. 47 प्रायोरिटी इंडस्ट्री foreign direct investment extent of 100% have been allowed without any restriction and red tape. करीबन 47 ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% तक अलाउ कर दिया बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के. ये क्यों किया गया? जिससे कि हमारे यहाँ पर फॉरेन कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा आए. क्लियर. एक्सपोर्ट, फॉरेन कैपिटल का एक्सपोर्ट भी 100% तक कर दिया गया है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्ट ने एनफोर्स किया गया है, ठीक है, जिसको कि अभी भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, अब ग्लोबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी किया गया इंडियन रुपी को. इट मीन्स कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गया गुड सर्विसेज का, पेमेंट किया गया इंटरेस्ट और डिविडेंड का ऑन इन्वेस्टमेंट. साथ ही फैमिली एक्सपेंसेस के लिए जितने भी पैसे होते थे वो पेमेंट किए गए, जिसको बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, बिकॉज ये कैपिटल ट्रांजेक्शन को कवर नहीं करता. व्हाट इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी? विच डू नॉट कवर capital transactions. Partial convertibility, it means sale and purchase of foreign currency at the market price. इसमें क्या करते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में कि मार्केट प्राइस पे जो फॉरेन करेंसी होते हैं उसको सेल या परचेज करते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारे यहाँ पर पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी भी की गई. लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, इट मीन्स इट इन कन्फॉर्मिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. ये एक लिबरल पॉलिसी बनाई गई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लिबरल पॉलिसी बनाई गई. इस पॉलिसी में क्या है, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल थे वो सबको हटा दिया गया. पहले क्या था, रेस्ट्रिक्शंस होते थे, टैरिफ वगैरह लगाए जाते थे, ठीक है, तो इन सबको हटा दिया गया. कंपटीशन, ओपन कंपटीशन को एनकरेज किया गया. इट मीन्स फ्री ट्रेड हुआ. फ्री ट्रेड इट मीन्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन व्यापार किया गया और एक ओपन कंपटीशन को एनकरेज किया गया, जिससे कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी कितनी बढ़ती है, हमें पहले से ज़्यादा बेटर लाइफ मिल रही है और पहले से ज़्यादा चॉइसेस मिल रही हैं. टैरिफ में रिडक्शन किया गया जिससे कि हम कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें, हमारे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आए, हमारे यहाँ पर नई नई टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सके. तो इस वजह से टैरिफ को हटा दिया गया जिससे कि हमारे यहाँ पर इंपोर्ट होगा तो कंपटीशन होगा तो हमारे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन होगा. विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, और जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे उनको भी विड्रॉ कर लिए गए. क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका ये रोल होता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि जितने कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं वो फ्री ट्रेड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, साथ ही वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मतलब दिए गए जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. तो उनके अकॉर्डिंग कैसा ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए. तो जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे सबको हटा दिया गया. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेन वर्क है वो प्रमोट करना है फ्री ट्रेड. इंटरनेशनल मार्केट में फ्री ट्रेड हो, कोई भी टैरिफ बैरियर ना हो, कोई भी नॉन टैरिफ बैरियर ना हो, हर कोई बैरियर्स को हटाना है और सिर्फ फ्री ट्रेड करना है. मेन फोकस है इनका, इट इज़ फोकस ऑन द कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए एंड फ्री एक्सेस टू मार्केट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इट फैसिलिटेटिंग बायलेटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट. बायलेटरल मतलब दो देश के बीच में और मल्टीलेटरल इट मीन्स मोर देन 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट की अनुमति देती है. इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियन इकोनॉमी का WTO का इंडियन इकोनॉमी पर? It is expected that WTO will offer greater export opportunities to Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी सारी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है WTO ने. अकॉर्डिंगली आर शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर में हमारा और भी शेयर इंटरनेशनल ट्रेड में बन सकता है. सो दीज इट्स इम्पोर्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वर्क कि इसका क्या वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है.
WTO जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस है उनको रिमूव करता है। साथ ही इंडिया के क्या साथ उसने मतलब कैसा उसका वो रहा इंडियन इकोनॉमी में कि उसने इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट है जैसे गारमेंट और टेक्सटाइल वो इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही आर एक्सपोर्ट टू अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, कई देशों को हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है, कई देशों में जा रहा है। साथ ही इन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर क्रिएट हुई है। साथ ही ड्यू टू एग्रीड रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स एंड रिडक्शन इन सब्सिडीज टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, प्राइसेस ऑफ गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन इंटरनेशनल मार्केट विच अकॉर्डिंगली इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज। अब क्योंकि एग्रीड रिडक्शन होता है कि ट्रेड बैरियर रिडक्शन होंगे, सब्सिडीज़ भी कम होंगी, तो एग्रीड होता है WTO के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर गुड्स का जो प्राइसेस था डेवलप्ड कंट्री में वो कैसा हो गया था, बढ़ गया था। तो इससे क्या हुआ, अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो उसके कारण बढ़ गया। सो दिस इज़ द importance of WTO and the work of WTO in Indian economy. There are two parameters of economic reform: macroeconomic stabilization and microeconomic structural adjustment. Macroeconomic stabilization it means इसमें वो measures आते हैं जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, परवेजिव नेचर के। इट मीन्स हर सेक्टर्स में तेज़ी से फैलते हैं। ये मेजर्स जैसे मॉनेटरी मेजर्स हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ये वो पॉलिसी होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक में ये सिर्फ मेजर्स वो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस के में ही फोकस करते हैं। इनका एक स्पेसिफिक सेक्टर होता है कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग ये चेंजेस लाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी। एंड अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी। अब LPG पॉलिसी जो हमारे यहाँ पर बनी है उसके कैसा रोल रहा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की हम बात करेंगे। तो LPG पॉलिसी के मेरिट्स है वाइब्रेंट इकोनॉमी। पहले से इंडिया जो है अब एक तरीके से पहले से ज़्यादा वाइब्रेंट इकोनॉमी बन चुकी है। इट मीन्स कि जो लेवल है इकोनॉमिक एक्टिविटी का उसके द्वारा GDP ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। LPG पॉलिसी से पहले GDP ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब GDP ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। LPG पॉलिसी वर्क कर रही है एज अ ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडियन इकोनॉमी। इट मीन्स इट इज़ जैसे कि IT इंडस्ट्री है इंडिया में, एक ग्लोबल रिकग्निशन बनती जा रही है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं इस पॉलिसी के द्वारा। नेक्स्ट चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट पहले बहुत ज़्यादा था अब वो बहुत ही कम हो गया। पहले 8.5 था, अब 3.5% हमारा फिजिकल डेफिसिट इट मीन्स बोरोइंग्स, जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स थी वो बहुत कम हो गई हैं। इन्फ्लेशन पे बहुत कमी आई है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हुआ है तो इन्फ्लेशन कम हुआ है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ हमारे देश के गुड्स और सर्विसेज थे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने बाहर से गुड्स और सर्विसेज का इनफ्लो किया है तो उससे हमारा क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी बढ़ी है। इट मीन्स कि कंज्यूमर के जो चॉइस थी अब उनको वैरायटी ऑफ चॉइस मिलती है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुई है। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, क्योंकि हमने फॉरेन FDI को हमने क्या किया है, हमने प्रमोट किया है FDI को। काफ़ी सारी और भी पॉलिसीज़ हमने लगाई जिससे कि हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो सके। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट LPG के द्वारा इंक्रीज हुई हैं, जैसे कि दिस हैज़ बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट डोमेस्टिक इकोनॉमी वॉज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी इतना सरप्लस रीजनरेट नहीं कर रही थी जिससे कि वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकें। और साथ ही यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ख़राब थी। तो जब प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई है तो इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी यहाँ पर आई हैं। साथ ही रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमी पावर। इस पॉलिसी को अपनाने के बाद इंडिया एक नए रूप में आया है, भारत पूरे विश्व भर के सामने एक एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इंडिया आया है। बहुत इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुई है इंडिया की, और उसको जो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है अलग अलग उसमें, जैसे IT सेक्टर की हम बात करें रिकॉग्निशन मिल रही है।
अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या करती थी, उसमें थी, उनके अंडर में थी जितनी भी एंटरप्राइजेस थी। प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, पहले मोनोपोली मार्केट थी, अब कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई है। ठीक है, जैसे पहले अगर हम बात करें कार्स की, रेफ्रिजरेटर्स की, ज़्यादा मतलब ब्रांड्स नहीं थे, लेकिन अगर हम बात करें अब बहुत सारी ब्रांड्स हैं, तो अब कॉम्पिटिटिव मार्केट है, पहले मोनोपोली मार्केट था। अब क्योंकि एलपीजी पॉलिसी की कुछ डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी, तो डीमेरिट्स सबसे पहले क्या है, क्योंकि हम जब जानते हैं दैट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट अ गोल्ड, जो चमकता है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सो अगर इसकी मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, तो इसमें यहाँ पर क्या किया गया, एग्रीकल्चर की तरफ ही ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ ध्यान दिया गया कि इन्हीं का रोल है जीडीपी बढ़ाने में, जबकि ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है यहाँ पर लोग ज़्यादा काम करते हैं, है ना, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है क्योंकि हमारी, तो उसको नेग्लेक्ट किया गया, जिससे कि इसका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम हो गया। क्योंकि हम जानते हैं इंडिया इज़ अ विटनेसिंग अ वाइडली गल्फ, इससे क्या हो रहा है कि गल्फ, रूरल और अर्बन इकोनॉमीज जो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा हुए हैं और इससे पॉवर्टी भी इंक्रीज हुई है। एग्रीकल्चर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रॉ मटेरियल के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इसलिए भी ध्यान देना चाहिए था एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर ही लेबर सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इसलिए भी ध्यान देना चाहिए था एग्रीकल्चर सेक्टर पर। और एग्रीकल्चर ही डिमांड भी क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये एग्रीकल्चर में तो रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण या जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना पड़ता। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, लेबर सप्लाई प्रोवाइड करता है, साथ ही जो सोर्स ऑफ डिमांड है, जैसे अगर वो ट्रैक्टर, थ्रेशर या हार्वेस्टर कुछ भी बनाएगी इंडस्ट्री, तो उसकी डिमांड कौन करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर। साथ ही इसमें क्या हुआ, क्या डिमेरिट है, अर्बन कंसंट्रेशन रहा है, रूरल कंसंट्रेशन नहीं रहा है। ग्रोथ प्रोसेस में अर्बन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेटअप की गई हैं। रूरल एरियाज़ में उसका मुश्किल से ही कोई थ्रेश या फिर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी रूरल एरियाज़ में सेटअप नहीं की गई है। सिर्फ उन्होंने जहाँ पर उनको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिली, उन्होंने वहीं पर मल्टीनेशनल कंपनीज को सेटअप किया गया, जिससे कि रूरल अर्बन के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है हर चीज़ में। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, अब क्या पहले तो क्या हुआ, पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म था ब्रिटिश रूल का करीबन 200 साल तक। अब यहाँ पर हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि हमारा इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हो रहा है, क्योंकि मल्टीनेशनल अब कंपनीज जो है वो भी तो फॉरेन कंपनीज हैं, वो बढ़ती जा रही है, मार्केट में बढ़ती जा रही हैं, जो कि यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, और हमारी जो प्रोसेस है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनको बहुत पुअर कंपटीशन उनकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब क्योंकि एमएनसीज कंपनी बढ़ रही हैं, एलपीजी पॉलिसी में बहुत बड़ा कंज्यूमरिज्म का भी रोल रहा है। जितनी भी ग्लोबल ब्रांड हैं उनकी डिमांड हम कर रहे हैं, जो हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जो हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड हमने बहुत ही कम कर दी है। लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, एलपीजी जो है वो बाहर से ग्रोथ प्रोसेस रहा है, अंदर तरीके से, या फिर अगर हम कहें इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस वो नहीं रहा है, सिर्फ उसने एक्सक्लूसिव ग्रोथ किया है। इट मीन जैसे एग्रीकल्चर को छोड़ दिया, रूरल एरियाज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अर्बन एरियाज़ की तरफ ध्यान दिया, सिर्फ उन लोगों की तरफ ध्यान दिया गया जो कैपेबल हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस ना हो करके वो सिर्फ बाहर के ही जितने वो हैं आपके एक्सक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस पर ही उनका ध्यान रहा है। सो इसलिए एक आपका ये क्या है, लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस की पूरी तरह ध्यान वो ग्रोथ प्रोसेस ना होकर सिर्फ एक्सक्लूसिव ग्रोथ इसमें कर रही है। जैसे आईटी फोकस्ड ग्रोथ प्रोसेस है ना, इंडस्ट्रियलाइजेड पे फोकस रहा है, फार्मिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल द। नेक्स्ट है कल्चरल इरोजन। ग्लोबलाइजेशन आया है यहाँ पर, तो उससे कई सारे कल्चरल इरोजन भी हुआ है, कई सारे हमारे पैरामीटर्स थे हमारी लाइफ के वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रोस्पेरिटी, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है।
हर कोई क्या चाहता है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी फैमिली के टूवर्ड्स या सोसाइटी के थ्रू, मतलब रिगार्डेड, वो हम सब भूलते जा रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फैमिली के थ्रू और सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉयल्टी हमारी ख़त्म होती जा रही है फैमिली और सोसाइटी के थ्रू, जो टूवर्ड्स जो हमारी लॉयल्टी थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। मीन्स हम क्या होते जा रहे हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड हो गए हम। एक तरीके से क्या हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड, जिनको बोलते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले हो गए हैं। अब किस तरीके, क्या हमें ऐसा विच वे टू गो, कि क्या हमें एक और एलपीजी पॉलिसी चाहिए। तो अगर हम देखें एलपीजी पॉलिसी, ग्रोथ प्रोसेस तो हुआ ही है, डेवलपमेंट भी हुआ ही है। So indeed, pursual of LPG policies was a great extent of matter economic compulsion rather than a matter of choice of politicians to country. LPG पॉलिसी का क्या रहा है कि किसी पॉलिटिशियन की कोई ऐसी चॉइस, मतलब पॉलिटिशियन का इसमें कोई रोल नहीं है, इकोनॉमिक कंपल्शन का एक मैटर है। However, a compulsion should never mean a abject surrender. It is strongly recommended that LPG policy are pursued with guarded प्रिकॉशंस। अगर हम एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको हमें प्रिकॉशंस के साथ अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे कि हमें जो जितने भी बिग प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनको सरेंडर नहीं करना है, हमें किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाना है। ठीक है, हमें ये देखना है कि वी डू नॉट बिकम इकोनॉमिकली सब्सिक्वेंट और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, हम सिर्फ इकोनॉमिकली सेल्फ सेंटर भी ना बने, ये भी ध्यान देना है। एफडीआई, वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू चैनलाइज एफडीआई इनटू मोर एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन रिटेल जंक्शन लाइक केएफसी, डोमिनोज। इनकी तरफ ये नहीं कि हमारे यहाँ पर अगर हमने एफडीआई कहा है तो हमारे यहाँ डोमिनोज आ गया, केएफसीज आ गया, ये नहीं। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो किसकी पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं, सिर्फ हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए कर रहे हैं हम। ये नहीं कि बाहर से, जैसे हमारे यहाँ पर डोमिनोज है, केएफसीज आ गया, फास्ट फूड जंक्शन है, तो ये इसके लिए हम इसके लिए हम ऐसा ये एफडीआई को परमिट नहीं कर सकते। सो इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। ओके।